सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का उत्पादन प्रबंधन या प्रोडक्शन मैनेजमेंट के इस ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्पादन प्रबंधन या प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी स्पेशलाइजेशन में 5वें सेमेस्टर में इस विषय को रखा गया है बीटी यूपी के लेटेस्ट NSQF सिलेबस के अनुसार। तो बच्चों, ये जो सिलेबस है पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, उसको 5 चैप्टर में बांटा गया है। तो प्रत्येक चैप्टर की हमारी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की, हम एक चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स सिलेबस में हैं उसके हम क्वेश्चन बना करके और उसको आंसर के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे पूरे सब्जेक्ट को। तो एक चैप्टर के हम 2 वीडियो बनाएंगे, यानी आधा आधा बांट देंगे, जिससे कि अगर एक चैप्टर का हम एक वीडियो बनाएं तो काफ़ी लंबा हो सकता है और वो छात्राओं को नोट्स बनाने में और पढ़ने में भी असुविधा हो सकती है। इसलिए एक चैप्टर का हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से टोटल 10 वीडियो हमारे हो जाएंगे और उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है किसी क्लैरिफिकेशन की या कोई टॉपिक गलती से कहीं छूट जाता है तो उसके लिए हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, एक वीडियो हम और बना देंगे। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या क्या है। पहला जो चैप्टर है उसमें है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। टोटल 12 पीरियड्स हैं जो आपके उसमें लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पीपीसी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को ही शॉर्ट में पीपीसी कह रहे हैं। इसके बाद है फंक्शंस यानी एलिमेंट्स ऑफ पीपीसी कौन कौन से हैं। इसमें आपका प्लानिंग, रूटिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, प्रोग्रेसिंग एंड इंस्पेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि फ्लो और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, ये क्या होता है। इसके अलावा उसके बाद है आपका प्रोडक्शन कंट्रोल यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है और प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। इसके बाद लास्ट में है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस और गैंट चार्ट। तो ये बच्चों 1.6 तक आपके टोटल मान के चलिए चैप्टर 1 में 6 ये मेन टॉपिक्स हैं जिन पर आपको अच्छे से पढ़ना है और तैयार होकर के ना सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके, जिससे जब आप आगे चल करके किसी इंडस्ट्री में जाएं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, शुरुआत हम करते हैं। तो प्रश्न लेने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहले ही शब्द आ गया उत्पादन प्रबंधन, विषय का नाम ही है, तो हम उत्पादन को पहले समझ लेते हैं कि आखिर उत्पादन है क्या। तो उत्पादन बच्चों आप जानते हैं, उत्पादन या प्रोडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। इससे तात्पर्य है कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना। तो यानी प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जिस प्रोडक्शन की या उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, मतलब कच्चे पदार्थों को हम उपयोगी वस्तुओं में या उत्पादों में परिवर्तित कर रहे हैं। अब बात आती है बच्चों, जब हम कच्चे पदार्थ को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करेंगे तो कुछ आधारभूत घटकों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, वो आधारभूत घटक या वो फंडामेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको जान लेना एक बार बहुत जरूरी है। तो कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित 5 आधारभूत घटकों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, ये जो 5 आधारभूत घटक हैं, ये इनको हम कह सकते हैं 5 शब्द हैं। तो ये क्या होते हैं, एम से स्टार्ट होते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, 5 एम्स के नाम से जानते हैं। यानी एम से स्टार्ट होगा। तो पहला आप देखिए, पहला है मैन, तो एम से स्टार्ट है मैन, दूसरा मशीन, तीसरा मटेरियल, चौथा मनी और 5वां है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये 5 शब्द आप अगर ध्यान से देखें तो एम से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कच्चे पदार्थों से उपयोगी वस्तु बनाने की प्रक्रिया है उसके 5 फंडामेंटल घटक हैं जिनको हम 5 एम्स के नाम से, 5 मतलब 5 और एम मतलब एम से प्रारंभ होने वाले शब्द। तो मैन मतलब मानव श्रम से है, यहाँ मशीन से मतलब है मशीन टूल से, पदार्थ से मतलब मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उपयोगी वस्तुओं में बनाने के लिए, पूंजी यानी मनी और उत्पादन प्रक्रम यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये बच्चों 5 फंडामेंटल घटक हैं, इनको माइंड में आपको जरूर रखना है क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए पहला जो शब्द प्रोडक्शन या उत्पादन का है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं, सीधे हम प्रश्न पर आएंगे, हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला ही जो प्रश्न बनता है, आपने देखा कि टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण। तो पहला
पहला प्रश्न ही हमारा बन जाएगा कि उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, यानी अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए जो शब्द है इसी को हम दो भाग में बांट लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है तो इसको दो भागों में बांट लीजिए। तो उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, तो पहला शब्द बन जाएगा उत्पादन नियोजन और दूसरा शब्द बन जाएगा नियंत्रण यानी उत्पादन नियंत्रण। तो पहला शब्द हो गया उत्पादन नियोजन और दूसरा उत्पादन नियंत्रण। तो ये देखिए ये है उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्पादन नियोजन, देखिए इसी में लिखा हुआ है उत्पादन नियोजन, और दूसरा हो गया एवं नियंत्रण लिखा तो यानी उत्पादन नियंत्रण। तो पहला उत्पादन नियोजन अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग और दूसरा है आपका उत्पादन नियंत्रण यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल। तो अब ये दो शब्द हमने इसको शब्द को ही बांट लिया जो हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। अब हमें समझने में आसानी होगी कि उत्पादन नियोजन यानी प्रोडक्शन प्लानिंग को समझ लेते हैं और उत्पादन नियंत्रण यानी प्रोडक्शन कंट्रोल को हम समझ लेते हैं तो पूरा हमको ये शब्द जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उत्पादन नियोजन बच्चों प्रोडक्शन प्लानिंग नाम से पता चल रहा है। उत्पादन या प्रोडक्शन आपको पता चल गया क्या होता है। प्लानिंग मतलब प्लान तैयार करना, किसी चीज का नियोजन करना। तो ये बच्चों उत्पादन के लिए उचित प्लान तैयार करना ही उत्पादन नियोजन कहलाता है। अब शब्द में ही राज छुपा हुआ है। उत्पादन नियोजन उसी में लिखा है कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्लान तैयार करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग या उत्पादन नियोजन। यदि हम दूसरे सरल शब्दों में और कहें तो उत्पादन नियोजन में हम कह सकते हैं कि कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्लानिंग की जाती है। ठीक है बच्चों, उत्पादन नियोजन इसी नाम से ही शब्द में समझ में आ रहा है। उत्पादन नियोजन मतलब उत्पादन क्रिया में उपयोगी कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्लानिंग करना। प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहते हैं। तो ये बच्चों उत्पादन नियोजन यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग यदि हम कर रहे हैं तो प्लानिंग किन किन चीज़ों की करते हैं, इसके लिए कुछ क्वेश्चन या मार्क यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हमारे सामने है कि पहला शब्द जो आता है क्या उत्पादन होना है, आखिर हमें बनाना क्या है, वो हमारा उत्पाद क्या है, ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए। तो क्या उत्पादन होना है, उत्पादन नियोजन में पहले ये बात आनी चाहिए, इसकी प्लानिंग की जाती है। दूसरा कहाँ उत्पादन होना है यानी स्थान जानना चाहता है, भाई स्थान आप बताओगे कि हाँ इस जगह पर उत्पादन कार्य किया जाएगा। इसके अलावा है कैसे उत्पादन होना है यानी कि हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कैसे का मतलब कौन सा तरीका आप अपनाओगे उत्पादन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप कौन सा अपनाओगे। इसी तरह से कौन उत्पादन करेगा, भाई कोई ऑपरेटर चाहिए, कोई मशीन चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट बनाओगे, उत्पाद बनाओगे। तो बाई हु इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये बच्चों कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं यानी कि क्या यानी उत्पादन आप किस चीज का करने जा रहे हो, कहाँ उत्पादन यानी स्थान क्या है, कैसे आप उत्पादन करोगे और कौन उत्पादन कार्य करेगा। ये सारे शब्दों को यदि आप देखें और इनकी प्लानिंग कर लें तो वो क्या कहलाएगा, उत्पादन नियोजन यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग। दूसरा जो शब्द था उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण का वो है उत्पादन नियंत्रण। तो उत्पादन नियंत्रण में भी आप देखेंगे तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है यानी प्रोडक्शन कंट्रोल। अब आपने पहले चरण में बच्चों क्या किया, उत्पादन नियोजन यानी प्लानिंग कर ली किसी चीज की। अब वो प्लानिंग ठीक से लागू हो पा रही है कि नहीं, गुणवत्ता मिल रही है कि नहीं, तो उसकी सतत निगरानी करते रहना ही कहलाता है उत्पादन नियंत्रण। इसी से पता चल रहा है यानी प्रोडक्शन प्रक्रिया यानी उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखना जिससे कि गुणवत्ता खराब ना हो, उसे कहेंगे उत्पादन नियंत्रण। यानी उत्पादन कार्य निर्धारित प्लान के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, इसकी सतत निगरानी करना ही उत्पादन नियंत्रण कहलाता है। तो ये बच्चों बिल्कुल सरल है और बिल्कुल शब्द में ही जो आप देखें हेडिंग है उसी में सारा चीज लिखा हुआ है। तो हम अब संक्षेप में अब अगर हम दोनों को समराइज करें यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल हमने समझ लिया। अब हम कह सकते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में पूर्व प्लानिंग यानी पहले से प्लानिंग करके तथा उचित नियंत्रण द्वारा गुणयुक्त वस्तुओं का उत्पादन करना ही उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण यानी पीपीसी कहलाता है। बिल्कुल अब देखिए सरलता से हमने इसको परिभाषित करना सीख लिया पीपीसी को, जो कि देखने में कठिन लग रहा था। यानी उत्पादन प्रक्रिया में पूर्व प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग शब्द आया, तथा उचित नियंत्रण कंट्रोल शब्द आया, द्वारा गुणयुक्त वस्तुओं का उत्पादन करना ही उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण कहलाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो फिर हम कह
सकते हैं। आपको बताया था वो जो 5 अहम घटक, तो उसमें क्या क्या था, जैसे मानव, मशीन, उत्पादन प्रक्रम इत्यादि के संयोजन से, यानी इन सबके सहयोग से पूर्व प्लानिंग तथा उचित नियंत्रण द्वारा कच्चे पदार्थों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने की क्रिया ही उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण कहलाती है, यानी पीपीसी कहलाती है। अब आप देखिए कितना आपके लिए आसान और सरल हो गया है। अब ये एक शब्द जरूर याद रखना कि उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी, यानी कि संक्षेप में इसको क्या कहेंगे, पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो बच्चों ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा और परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से भी आप तैयार हो गए होंगे। दूसरा बात प्रश्न आती है कि उत्पादन, नियोजन एवं जो नियंत्रण यानी पीपीसी है, उसके उद्देश्य क्या हैं, यानी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आइए इसके उद्देश्य जान लेते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं। पहला है आपका संसाधन जो भी है, किसी इंडस्ट्री है या कोई संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संसाधनों का इष्टतम उपयोग यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पीपीसी का प्रथम जो है ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है उत्पादन का सतत प्रवाह यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन कार्य लगातार होता रहे, उसमें किसी तरह की कोई बाधा या रुकावट ना आने पाए, ये भी आपका इसी पीपीसी के अंतर्गत ही आता है। तीसरा हम बात कर लेते हैं उच्च गुणवत्ता के उत्पादों को न्यूनतम दरों पर प्रदान करना, यानी डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट। ये उसका उद्देश्य होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है या वस्तु बन रही है, उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी हाई रहे और उसकी जो दर है यानी कीमत है उसकी वो कम रहे, यानी दर उसकी न्यूनतम रहे। चौथा है समय के बारे में, समय में कमी लाना, यानी उत्पादन चक्र है जो भी उसके समय में कमी लाना, यानी रिड्यूस प्रोडक्शन साइकिल टाइम, ये इसका एक उद्देश्य होता है। पांचवा है उत्पादन प्रक्रमों में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जब जरूरत हो हम एक्सपेंशन कर सकें या किसी अन्य चीज़ों का उसमें समायोजन कर सकें, इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होना चाहिए, यानी उत्पादन प्रक्रमों में लचीलापन लाना भी एक उद्देश्य है पीपीसी का, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अगला है बच्चों छठवां है विभिन्न विभागों में, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी इंडस्ट्री में, वो विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। सातवां है इन्वेंट्री का इष्टतम लेवल बनाए रखना, यानी ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल मतलब जिन जिन जैसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनको कितने मात्रा में इकट्ठा किया जाए, रखा जाए, कि तो उसका लेवल बनाए रखना, या इस तरीके की जो जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसका लेवल, इष्टतम लेवल उसका बनाए रखना। आठवां है भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर प्लानिंग करना। अब भविष्य में मार्केट का यदि ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या आवश्यकता होगी, उसके आधार पर भी प्लानिंग करना जरूरी रहता है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर प्लानिंग करना, यानी प्लान फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अगला है यदि उत्पादन में कोई बाधा या कमी आ रही है तो उसको दूर करना, यानी उत्पादन में आ रही बाधाओं को दूर करना, ये भी पीपीसी का एक प्रमुख उद्देश्य है, यानी रिमूव बॉटलनेक्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला है ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि मिलना चाहिए, ये पीपीसी के अंतर्गत आता है। तो यदि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट पे मिलेगा तो निश्चित तौर से ग्राहक संतुष्ट होंगे, उनको ग्राहक को संतुष्टि मिलेगी। और 11वां है उत्पादन एवं रोजगार का स्थिरीकरण, यानी प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबलाइजेशन। ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका पीपीसी के अंतर्गत। तो आपने देखा कि उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें ये 11 बातें सम्मिलित हैं। एक बार उनको मैं फिर से समराइज कर देता हूं जल्दी से। पहला संसाधनों का इष्टतम उपयोग, उत्पादन का सतत प्रवाह। तीसरा उच्च गुणवत्ता के उत्पादों को न्यूनतम दरों पर प्रदान करना, उत्पादन चक्र के समय में कमी लाना, उत्पादन प्रक्रमों में लचीलापन और विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करके रखना, इन्वेंट्री का इष्टतम लेवल बनाए रखना, भविष्य की आवश्यकताओं को आधार बना करके प्लानिंग करना, उत्पादन में यदि कोई बाधाएं आ रही हैं तो उनको दूर करना, ग्राहक की संतुष्टि यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और उत्पादन एवं रोजगार का स्थिरीकरण जो करना या उसको बनाए रखना। तो ये बच्चों 11 थे जो मुख्य उद्देश्य हैं आपके पीपीसी या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ही, वो है उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करिए, यानी एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड
कंट्रोल। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वो ये हैं, ये आप देखिए बिल्कुल सरल है। आप खुद सोचिए कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कहीं हो रहा है तो कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। एक तो उत्पाद का प्रकार, यानी जो उत्पाद बनाया जाना है वो उसको प्रभावित करेगा, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट कैसा है उसी हिसाब से प्लानिंग में आपको बदलाव लानी पड़ेगी और उसी हिसाब से कंट्रोल में भी बदलाव लाना पड़ेगा। यानी टाइप ऑफ प्रोडक्ट या उत्पाद का प्रकार एक प्रमुख फैक्टर है जो पीपीसी को प्रभावित करता है। दूसरा, उत्पादन प्रक्रम का प्रकार। अब उत्पादन प्रक्रम का बताया कि जब उत्पाद जिस तरह से प्रकार प्रभावित करता है उसी तरह से कौन सा आप उत्पादन प्रक्रम उसमें यूज कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा यूज कर रहे हैं, तो उस पर भी ये क्या करता है, ये प्रभावित करता है पीपीसी को। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की मात्रा, यानी उत्पाद जो बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, बहुत बड़ी है, मास प्रोडक्शन हो रहा है या बहुत छोटे नग बनाए जा रहे हैं, तो उत्पादन की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी पीपीसी को प्रभावित करता है। और चौथा है संगठन की प्रवृत्ति। संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, यानी वो उसको किस प्रकृति का है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है या घटक होता है। तो ये चार प्रमुख सिंपल से घटक हैं, इनके बारे में जो मैंने बताया है आपको उसी तरह से इसमें लिख देना है, हेडिंग इन्हीं को रखना है। तो पीपीसी यानी उत्पादन नियोजन नियंत्रण को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख कारक हैं। पहला उत्पाद का प्रकार, दूसरा उत्पादन प्रक्रम का प्रकार, तीसरा उत्पादन की मात्रा, चौथा संगठन की प्रकृति या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद आगे हम बच्चों पढ़ते हैं, चौथा है हमारा जो कि उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण से ही संबंधित है। तो उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, या इसी को जो प्रमुख तत्व हैं वही इस उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण के प्रमुख कार्य भी हैं। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। अंग्रेजी में हम कहें तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो चाहे वो पूछे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के एलिमेंट्स यानी कि तत्व कौन कौन से हैं, चाहे वो पूछे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कार्य कौन कौन से हैं, वो दोनों एक ही बात है, आपको जवाब इसी तरह से देना है। यानी जो प्रमुख तत्व हैं वही उसके प्रमुख कार्य हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। तो जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल या उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण उसके प्रमुख तत्व या उसके जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नानुसार हैं। तो पहले मैं हेडिंग आपको बता रहा हूं, उसके बाद इन हेडिंग को डिटेल में भी आगे मैंने बताया है, तो उसको जरूर समझ लेना है। और ये प्रत्येक ईयर प्रश्न पत्र में जरूर पूछा जाता है, ये 100% मान लीजिए। या तो पूछा जाएगा इस तरह से जो मैंने प्रश्न पढ़ के बताया, या आगे आपको मैं बताऊंगा इन्हीं को पूछा जाएगा कि इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या अलग से पूछ लिया जाएगा किन्हीं दो का कि इनको समझाइए। तो इसमें पहला है बच्चों जो प्रमुख कार्य हैं या कहना चाहिए प्रमुख तत्व हैं, पहला है पथ निर्धारण, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूटिंग। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। दूसरा है अनुसूचन, यानी कहते हैं अंग्रेजी में शेड्यूलिंग। तीसरा है बच्चों भारण, यानी कि लोडिंग। और चौथा है बच्चों प्रेषण, यानी कि डिस्पैचिंग। और पांचवा है बच्चों अनुसरण, यानी फॉलोअप। और एक्सपेडाइटिंग और प्रोग्रेसिंग भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पांचवा बच्चों हो गया अनुसरण। और छठवां है बच्चों इसमें आपका इंस्पेक्शन, यानी कि निरीक्षण। हिंदी में निरीक्षण कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पेक्शन। तो ये 6 प्रमुख तत्व हैं पीपीसी के, या आप कह लीजिए कि प्रमुख कार्य, यानी ये कुछ कार्य हैं जैसे पथ निर्धारण पीपीसी के अंतर्गत होता है, अनुसूचन पीपीसी के अंतर्गत होता है, भारण पीपीसी के अंतर्गत होता है, प्रेषण पीपीसी के अंतर्गत होता है, अनुसरण पीपीसी के अंतर्गत होता है, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन पीपीसी के अंतर्गत होता है। तो इसका मतलब ये पीपीसी के प्रमुख कार्य हो गए 6। अब इनको डिटेल में पढ़ना है, तो इसमें मैंने अभी डिटेल में बताकर आगे एक प्रश्न और लिया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से भी इसी प्रश्न को हो सकता है सीधे टॉपिक आपको दे दिए जाएं जो मैंने अभी आपको बताए हैं और उन पर आपको टिप्पणी लिखना रहे, या प्रश्न में सीधे ये लिख दिया जाए पथ निर्धारण एवं भारण से आप क्या समझते हैं समझाइए। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टिप्पणी लिखिए, तो वही सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे पहला है आपका पथ निर्धारण यानी कि रूटिंग। तो नाम से पता चल रहा है पथ निर्धारण यानी पथ का निश्चय करना, यानी यह उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण का एक तो पहला चरण है, इसको याद रखिए। यानी उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण की शुरुआत इससे होती है, यानी रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब ये पथ का जो मतलब समझ लीजिए, पथ का मतलब होता है और पथ या रास्ता जिसको हम कहते हैं, रूट का मतलब जो रूटिंग जो अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो रूट का अर्थ होता है पथ या रास्ता।
तो ये बच्चों सीधा बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई कच्चा पदार्थ है इंडस्ट्री के अंदर, एक स्टार्ट होगा, उस पर हो सकता है कई सारी संक्रियाएं करनी पड़े। तो वो संक्रियाएं करने के लिए जो कच्चा पदार्थ है वो कहाँ कहाँ से होकर के जाएगा, यानी एक पथ या रास्ता बन जाता है, जिसे हम कहते हैं रूटिंग, यानी कि पथ निर्धारण। तो ये बच्चों कच्चे पदार्थ को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उचित पथ का चयन करना ही पथ निर्धारण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, शब्द में ही अर्थ है। पथ निर्धारण मतलब कच्चे पदार्थ को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उचित पथ का चयन करना ही क्या कहलाता है, पथ निर्धारण कहलाता है। यानी इट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ पाथ और रूट थ्रू विच रॉ मटेरियल्स पास इन ऑर्डर टू मेक इट इनटू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो पथ निर्धारण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो संक्रियाओं के ऐसे क्रम का निश्चय करना है जो सर्वोत्तम एवं सबसे सस्ते हों। तो बच्चों यहाँ पथ कैसे बनेगा, जैसे बहुत 5 संक्रियाएं करनी है कोई उत्पाद बनाने के लिए, तो पहली संक्रिया के लिए प्रोडक्ट जाएगा, फिर वो रास्ता तय करते हुए दूसरी मशीन पे जाएगा, फिर तीसरी संक्रिया के लिए तीसरी मशीन पे, या चौथे में, फिर 5वें में। तो एक रास्ता बन गया ना बच्चों। तो ये संक्रियाओं का एक क्या होता है, क्रम होता है। तो इन्हीं संक्रियाओं के क्रम को ही हम कहते हैं पथ, या फिर ये पथ निर्धारण, जिसको पथ का निश्चय जब हम कर लेते हैं, भाई कई रास्ते हो सकते हैं या कई पथ हो सकते हैं, तो जो सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा और सबसे सस्ता पथ या रास्ता होता है वो संक्रियाओं का, उसको हम निश्चित करते हैं, चयन करते हैं, और उसी को हम कहते हैं पथ निर्धारण। यानी कि हमने पथ का निर्धारण कर लिया कि ये उत्पाद यानी मटेरियल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जहाँ जाएगा, और इस तरीके से अंतिम उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो नाम से ही बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है पथ निर्धारण का, यानी कि पथ का निश्चय करना, यानी कच्चे उत्पाद से अंतिम उत्पाद बनाने के लिए जो पथ यानी रास्ता है उसका चयन करना, या दूसरे शब्दों में कहें जो विभिन्न संक्रियाएं होनी है उत्पाद बनाने के लिए उनका जो एक निश्चित क्रम है उसको डिसाइड करना। दूसरा है बच्चों अनुसूचन। तो अनुसूचन को अंग्रेजी में देखिए किसको कह रहे हैं, शेड्यूलिंग को। तो शेड्यूल शब्द आपने सुना होगा, शेड्यूल का मतलब होता है एक तिथि या समय निर्धारित करना, यानी एक समय सारणी बनाना। जैसे आपका टाइम टेबल है, 10 बजे से क्लास शुरू होती है तो 10 से 50 तक एक पीरियड होता है एक विषय का, फिर कहते हैं 10:50 से 11:40 तक दूसरा होगा। तो ये क्या है, आपका एक शेड्यूल बना है कि सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार को इतने समय से इतने समय तक एक कौन सी क्लास किसको चलेगी। तो ये क्या शेड्यूल इसको कहते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री में एक शेड्यूल बना दिया जाता है तो उसके कहते हैं हिंदी में अनुसूचन। तो ये बच्चों उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण होता है जिसे हम कहते हैं अनुसूचन या शेड्यूलिंग। यानी कि शेड्यूलिंग इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट, ये गलती से गलत लगे, रूटिंग नहीं है, ये क्या है यहाँ पर शेड्यूलिंग है। तो शेड्यूलिंग इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये बच्चों क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, सेकेंड स्टेप है जो फॉलो किया जाता है पीपीसी के अंतर्गत। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, शेड्यूल का अर्थ होता है समय सारणी या टाइम टेबल। तो कोई उत्पाद किस तिथि में बनेगा और किस समय पर बनेगा या बनना प्रारंभ होगा और किस समय पर बनना कर पूर्ण हो जाएगा, इसके निश्चय करना ही अनुसूचन कहलाता है। तो इससे नामे से आपको क्लियर हो गया, शेड्यूल मतलब होता है किसी उत्पाद बनाने की प्रारंभ करने के लिए समय सारणी तय करना, या फिर उत्पाद कब बन के तैयार हो जाएगा उसकी समय सारणी निर्धारित करना। जैसे हम आज निर्धारित करें कि आज की तिथि में 10 बजे से उत्पाद बनना प्रारंभ होगा और वो शाम को 4 बजे तक बन जाना चाहिए, तो ये शेड्यूल हो गया ना उस उत्पाद को कि प्रारंभ 10 बजे होगा और 4 बजे तक बन जाना चाहिए। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से ही काम होगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। यदि शेड्यूल चेंज होता है या उसमें परिवर्तन आता है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत या समस्या हुई है, किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है। तो बिल्कुल शेड्यूलिंग मतलब जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, शेड्यूलिंग को हम कह रहे हैं अनुसूचन। तो शेड्यूल आप अंग्रेजी में याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा है। तो कोई उत्पाद किस तिथि और समय पर बनना प्रारंभ होगा या किस तिथि और समय पर पूर्ण होगा, इसके निश्चय करना ही अनुसूचन या शेड्यूलिंग कहलाता है। यानी शेड्यूलिंग इज द डिटरमाइनिंग ऑफ टाइम एंड डेट व्हेन ईच ऑपरेशन इज टू बी कमेंस्ड और कंप्लीटेड। तो एक दूसरे हम सरल शब्दों में यदि कहें तो अनुसूचन जो होता है कोई ऑपरेशन प्रारंभ होने या पूर्ण होने का एक तरह से
टाइम टेबल है कि ये कोई ऑपरेशन इतने बजे या इतने समय पर प्रारंभ होगा इस तिथि को और इतने बजे या इतने समय तक वो पूर्ण हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे अनुसूचन या शेड्यूलिंग। तो बिल्कुल बच्चों शब्द में ही अर्थ छुपा है, एक बार शब्द का अर्थ जान लिया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा है बच्चों भारण। भारण मतलब हिंदी में कह रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में है शब्द लोडिंग। लोडिंग मतलब भारण यानी भार को असाइन करना यानी लोड देना किसी को। तो यानी इससे हिंदी में ही पता चल रहा है, जैसे लोडिंग को यदि आप देखें तो लोडिंग का अर्थ है भार या कार्य को सौंपना, यानी किसी को कोई कार्य देना यानी लोड देना। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने आपको 10 बच्चे बैठे हैं तो उनको अलग अलग लोड दे दिए कि तुम बेटा ये काम करोगे, तुम ये करोगे, तीसरा ये करेगा, चौथा ये, पांचवा, 10 को हम काम बांट दें। कोई हमको टारगेट है और हम 10 बच्चों में बांट दें तो हमने क्या किया, लोडिंग उनको मानी भारण कर दिया, यानी उनको लोड या कार्य सौंप दिया अलग अलग कि किस बच्चे को कौन सा कार्य करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि लोडिंग के अंतर्गत इस बात का निश्चय किया जाता है कि कोई कार्य किस मशीन या ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। तो बच्चों शेड्यूल जब बनकर तैयार हो जाता है तो फिर ये मशीन या मशीन में जो ऑपरेटर हैं उनको फिर दे दिया जाता है कि ये कार्य इस मशीन में होगा, ये कार्य इस मशीन में, ये कार्य इस मशीन में। तो उसी को हम कहते हैं लोडिंग की प्रक्रिया या भारण की। तो बच्चों क्लियर है, लोडिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस बात का निश्चय करते हैं कि कोई जो कार्य है वो किस मशीन या ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। यदि सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि लोडिंग के अंतर्गत प्रत्येक मशीन या ऑपरेटर को लोड यानी कि भार सौंप दिया जाता है या असाइन कर दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कार्य को क्रियान्वित करना ही क्या कहलाता है, लोडिंग। शेड्यूल तो बनकर तैयार हो गया, अब उसको क्रियान्वित कैसे कराएंगे, लोड दे करके मशीनों को, इसको इतना दे दिया इस मशीन को, दूसरी मशीन को इतना लोड दे दिया, इतने उत्पाद उसमें बनेंगे, इतने इसमें बनेंगे, इस तरह से इसको क्रिया को कहते हैं लोडिंग। अगला है बच्चों प्रेषण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पैचिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण, नाम से ही समझ में आ रहा है, ध्यान। डिस्पैच करना मतलब आप जानते हैं, डिस्पैच करना मतलब कोई लेटर निकालना, कोई पत्र जारी करना। तो ये उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण है, उसका तीसरा महत्वपूर्ण चरण है, यानी कि इसमें फिर गलती से रूटिंग लिख गया है, ये डिस्पैचिंग है। तो क्या है, डिस्पैचिंग इज द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये डिस्पैचिंग क्या है, पीपीसी का तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है। तो किसी वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए आदेश एवं निर्देश जारी करना ही प्रेषण या डिस्पैचिंग कहलाता है। तो बच्चों तीन जो ऊपर आपने चरण देखे, भारण तक सब हो गया। अब उसके लिए कोई भी जब एक्चुअल में उत्पादन प्रारंभ करना होता है तो लिखित आदेश की जरूरत पड़ती है, मौखिक आदेश की कोई वैल्यू नहीं होती। तो लिखित रूप से आदेश निर्गत कर देना या फिर निर्देश लिख करके देना, वो ताकि एक्चुअल प्रोडक्शन प्रारंभ किया जा सके, उसी क्रिया को कहते हैं हम डिस्पैचिंग, या हिंदी में कहते हैं उसको प्रेषण। तो किसी वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए आदेश एवं निर्देश जारी करना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रेषण या फिर डिस्पैचिंग। यानी डिस्पैचिंग इज रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रेषण या डिस्पैचिंग के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। वो कौन कौन से, एक तो उत्पादन प्रारंभ करने के लिए आदेश, निर्देश या फिर ड्राइंग इत्यादि निर्गत कर दी जाती है। दूसरा जो पदार्थ की जरूरत है, टूल की, फिक्चर की जरूरत है, उसको निर्गत कर दिया जाता है। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है उसका। और निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कार्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करना। इसके अलावा मशीनों का खाली समय रिकॉर्ड करना कि कोई मशीन खाली तो नहीं रही है, आइडल टाइम उनका रिकॉर्ड करना। तो ये शेड्यूलिंग के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां हैं जो आती हैं। पांचवा है आपका अनुसरण। अनुसरण को अंग्रेजी में कहते हैं फॉलोअप और एक्सपेडाइटिंग, या फिर इसका एक और शब्द है प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग मतलब कोई प्रोग्रेस यानी कोई क्या प्रगति हो रही है उस प्रगति को नापना या उसको फॉलोअप करना। इसमें भी बच्चों ये रूटिंग गलती से लिख गया है, ये क्या है, अनुसरण यानी फॉलोअप। तो ये फॉलोअप क्या है, पीपीसी का ये अंतिम चरण है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि जो प्लान बनाया गया था उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अनुसरण यानी जैसे सपोज करिए वर्कशॉप में बच्चे हैं, हमने बता दिया कि ये आपको जॉब बनाना है, आपको मटेरियल दे दिया, आपको ड्राइंग समझा दिया।
अब ये देखना, मैं बीच बीच में मैं जाऊं देखता रहूं कि आप लोग ठीक से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, उसको कहेंगे अनुसरण, यानी फॉलोअप या एक्सपेडाइटिंग या फिर प्रोग्रेसिंग। यानी ऐसा तो नहीं सब बताने के बाद भी जो बच्चा है बनाने वाला या जो ऑपरेटर है वो ठीक से ना बना पा रहा हो, कहीं कोई गलती कर रहा हो, गुणवत्ता खराब कर दे, मटेरियल खराब कर दे, किसी और वजह से कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, ये सब कहलाता है अनुसरण। तो ये अंतिम चरण है पीपीसी का। तो अनुसरण या फॉलोअप के अंतर्गत ये देखा जाता है कि प्रेषण द्वारा जो आदेश या निर्देश निर्गत किए गए थे उनका ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं। मैंने बताया ना कि जैसे जॉब के लिए मैंने आदेश या निर्देश आपको बता दी कि ऐसे ऐसे काटोगे, ऐसे बनाओगे, ये ड्राइंग है, तो उनका आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं। तो मैं जा के आपके पास देखूं और हर जगह जाके देखूं ये गलत कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा तो नहीं बताया गया था। ये सब चीज़ें यानी गुणवत्ता मेंटेन रखना, ये अनुसरण या फॉलोअप के अंतर्गत किया जाता है। तो ये बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कि अनुसरण में क्या होता है। यदि कोई उत्पादन प्रक्रम में कोई दोष हो रहा है, कोई देरी हो रही है किसी वजह से या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इनका पता लगाकर उनको दूर किया जाता है। इसे कहते हैं फॉलोअप या फिर प्रोग्रेसिंग। तो अनुसरण में क्या करते हैं, अनुसरण में उत्पादन प्रक्रम में आ रहे दोषों, देरियों, बाधाओं इत्यादि का पता लगाकर उनको दूर किया जाता है। और सीधे कहते किसको है कि अनुसरण या फॉलोअप के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो प्रेषण में यानी डिस्पैचिंग में जो आदेश निर्गत किए गए थे, निर्देश दिए गए थे, उनका समुचित पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। फिर एक प्रक्रिया बच्चों और होती है इंस्पेक्शन की। तो ये जो इंस्पेक्शन या निरीक्षण हिंदी में कहते हैं, गुण नियंत्रण का एक भाग है, यानी क्वालिटी कंट्रोल करना। तो उत्पाद या कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए कि कार्य जो बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है वो सही है कि नहीं, उसकी जांच करते रहना कहलाता है निरीक्षण या इंस्पेक्शन। तो इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। वैसे दूसरा चैप्टर पूरा निरीक्षण का, तो उसमें सारा बताया जाएगा। यानी निरीक्षण क्या है, निरीक्षण के द्वारा किसी उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है। या और दूसरी तरह से परिभाषित करें तो निरीक्षण के द्वारा किसी उत्पाद को उसके गुणों के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। या तीसरे शब्दों में कहें तो निरीक्षण के द्वारा उत्पादों या जो कोई सेवाएं हैं तो उनकी स्थापित मानकों से तुलना की जाती है और तुलना करके देखते हैं कि ये उत्पाद या सेवा ठीक है या नहीं, या उस आधार पर उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। तो ये बच्चों क्या है, गुण नियंत्रण का एक पार्ट है जो कि जिसके द्वारा हम क्वालिटी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं इंस्पेक्शन या निरीक्षण में। तो ये बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। पूरा मैंने आपको जो थे आधा तो हमारा कंप्लीट हो गया सिलेबस। अब आधा जो सिलेबस बचा चैप्टर 1 का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग नोट्स बना लें, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। इसको सिर्फ परीक्षा में पास होने के दृष्टिकोण से मत देखिए या कुछ भी ऊट पटांग लिख करके पास होने का प्रयास मत कीजिए। इसको उस विषय को पूरी गंभीरता के साथ आपको पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके कंटिन्यू हम आगे का इसको जारी रखेंगे। इसी तरह से प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या उसका सही जो है उत्तर है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।